morning students, I am Dr. Mamta Sharma. Welcome to the Word Student Scope. So, in the previous lecture we were discussing about the structure of stamen. We discussed a bit about the microspore mother cell, we discussed about the microsporangium in our first lecture. So, let us continue with the lecture. Microsporogenesis. Today I will discuss with you microsporogenesis. इसको ना तोड़ लो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को. माइक्रोस्पोर, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन. फॉर्मेशन हो गया जेनेसिस. माइक्रोस्पोर मीन्स माइक्रोस्पोर. अब माइक्रोस्पोर किसमें बनते हैं? Microspores are formed in microspore mother cells. So, we will discuss the formation of microspores in the microspore mother cells. तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था कि जब एंथर यंग होता है तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो सराउंडेड होता है लेयर्स के साथ एंड ईच लेयर इज परफॉर्मिंग इट्स ओन फंक्शन. And I have also discussed with you about the tapetum, the innermost layer which was binucleate and was providing nourishment to the microsporangium. अब condition different है as the anther develop. जब anther develop कर जाता है तब क्या होता है? Each cell of the sporogenous tissue. Sporogenous tissue क्या था? Microsporangium का जो center है, माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंटर है दैट इज फिल्ड बाय होमोजीनस मास ऑफ सेल्स. वो जो होमोजीनस मास ऑफ सेल्स थे दे ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ दिस माइक्रोस्पोरेंजियम. और इसको क्या कहा जाता था सेंटर में? इस तरह से कुछ हमने डिस्कस किया था. ये है माइक्रोस्पोरेंजियम. इसके अंदर मैंने कहा था कि होमोजीनस मास ऑफ सेल्स है, होमोजीनस मास ऑफ सेल्स है और ये क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है. अब ये जो होमोजीनस मास है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू. स्पोरोजीनस टिश्यू. तो स्पोरोजीनस टिश्यू जो है ये क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? इट ऑक्यूपाइज द सेंटर. आपके सेंटर को ये ऑक्यूपाई कर रहा है. जो सेंटर है इसका माइक्रोस्पोरेंजियम का, उसमें क्या है? दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द स्पोरोजीनस टिश्यू. जब एंथर यंग था तो मैंने कुछ आपको इस तरह से कहा था कि आई वाज डिस्कसिंग विद यू कि इस तरह से कुछ है, ऐसा ही था कुछ. इसके बीच में सेंटर में एक कनेक्टिव है. कनेक्टिव हमें ये तो पता है अब कि एंथर बाइलोब्ड होता है. हमने उसका ट्रांसफर सेक्शन भी देख लिया. ट्रांसफर सेक्शन में हमने देखा चारों कॉर्नर्स पे क्या है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है और 2 लोब्स हैं एंथर के. फर्स्ट लोब राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का सेकंड लोब. अब ये जो दोनों लोब्स हैं हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर? दे एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं? दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव. इट इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक. कनेक्टिव वहां पे लेबल्ड है. अब हम बात कर रहे थे कि जब एंथर डेवलप हो गया, राइट, उसने खाना ले लिया स्पोरोजीनस टिश्यू से. माइक्रोस्पोरेंजियम हैज टेकन नरिशमेंट फ्रॉम द स्पोरोजीनस टिश्यू एंड इट इज नाउ डेवलपिंग. नाउ एज इट डेवलप्स each cell of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrads. Now each cell of the sporogenous tissue, ये जो हर सेल है स्पोरोजीनस टिश्यू का, दैट अंडरगो मियोसिस. मियोसिस क्या होता है? अब ये कह रहा है कि दैट अंडरगो मियोसिस. मियोसिस कौन सी डिवीजन होती है? आई थिंक रिडक्शनल डिवीजन है. ठीक है जी, ये रिडक्शनल डिवीजन है. कहाँ पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था हमने क्लास 11th में. सेल डिवीजन में हमने मियोसिस और माइटोसिस पढ़ा हुआ है. तो ये रिडक्शनल डिवीजन करेगा. इट विल अंडरगो मियोसिस. मियोटिक डिविजन्स करेगा ये टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स. तो क्या बनने हैं जी? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनने हैं. आप देखिए इसका एक सेल बाहर निकाल लेते हैं. एक सेल इसका बाहर निकाला. ये है आपका 1 सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू. इट विल अंडरगो मियोसिस. मियोसिस क्या होता है?
रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब ये इस तरह से रिड्यूस हो गया, मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 2 हुई, ये अभी आप समझ लो, इसके बाद हम नेक्स्ट में इसको थोड़ा सा और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। मियोसिस 2 हुई, तो मियोसिस 2 होने के बाद हमारे पास ये 4 तरह के सेल आ गए। अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर हम कहें कि ये इंडिपेंडेंट है, नो, दे आर स्टिल कवर्ड बाय वन लाइनिंग। अब आपके पास ये 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स आ गए एंड दे आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। ये काफ़ी गंदा सा हो गया, बट दे आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। इधर देखेंगे अगर हम, तो ये 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स आ गए, बट दे आर स्टिल नॉट फ्री। अब जब डेhiscence होता है एंथर का, तो जो लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है आपकी एंडोथीकियम। एंडोथीकियम जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है और ये ड्राई अप हो जाती है। ड्राई अप होने से क्या होता है, एंथर का जो डेhiscence हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। ये जितना सिंपल कहने में है इतना सिंपल है नहीं। आगे देखें, तो हम बात कर रहे थे अपने माइक्रोस्पोर टेट्राड्स की, ठीक है जी। ये थे आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, यहाँ पे इस तरह से कुछ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स आए थे। अब ईच वन इज पोटेंशियल पोलन। व्हाट डज इट मीन? पोटेंशियल पोलन का क्या मतलब हुआ? ईच वन इज पोटेंशियल पोलन मीन्स ईच वन इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। Each one is microspore mother cell. So here the definition of the microsporogenesis will be complete, that the formation of microspores, I am not saying pollen grains, the formation of microspores from the microspore mother cells through the process of meiosis is called microsporogenesis. तो हमने ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी? हम स्टार्ट हुए थे स्टेमन से। हमने स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ा, फिलामेंट एंथर के बारे में पढ़ा। नाउ वी हैड डिस्कस द structure of anther, that it is bilobed. We discussed that the structure of anthem, it is bilobed structure. Inside it there are 4 microsporangium present, and we discussed the layers associated with the structure of microsporangium. And we had discussed also that when the anther was young, what were the events that takes place at that time. And we also discussed that when anther dehisces, जब एंथर का डेhiscence होता है तब क्या होता है कि जो हर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो क्या डेवलप करता है, एक पोलन ग्रेन्स डेवलप करता है। कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सो एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, एंथर मैच्योर हो जाता है एंड डिहाइड्रेट हो जाता है, तो माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। ये जो आपके माइक्रोस्पोर्स है ना, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम था, माइक्रोस्पोरेंजियम से आपने का जो एक सेल था माइक्रोस्पोर मदर सेल, उससे माइक्रोस्पोर्स बने। ये माइक्रोस्पोर्स जो है डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, एंड दे डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट हो जाती है। तो हमें इसकी ज़रूरत है, इसके लिए हमने पिछला सारा स्ट्रक्चर्स पढ़े। तो पोलन ग्रेन्स की अब बात कर लेते हैं। नाउ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, आई थिंक माइक्रोस्पोरेंजियम आपको समझ लग गया है क्या है। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। मैंने कहा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या हुआ कि जो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट डेवलप्स इनटू माइक्रोस्पोर्स, उसने दैट डेवलप्स इनटू थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। जो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल है अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, and it produces thousands of pollen grains। ऐसा हुआ तो क्या हुआ, दे आर रिलीज्ड विद द डेhiscence। जब एंथर का डेhiscence होगा, जब एंथर
मैच्योर होगा तभी पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक्स। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो आगे फर्दर डेवलप करते हैं, क्या बनाते हैं, पॉलन सैक्स। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं आपके, माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, दे आर द फ्यूचर पॉलन सैक्स। हम इसको थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ एनसीईआरटी के डायग्राम समझो। तो पॉलन ग्रेन हमें पता लग गया कि कैसे बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहाँ उसके बाद हमें ये पता लग गया कि जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं, दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फर्दर डिविजन्स। फर्दर डिविजन्स होती है जिससे क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। अब स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन का देख लो, मेल गैमेटोफाइट का, हाँ इन दिस सिलेबस, इस ईयर का जो सिलेबस है उसमें डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है, कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट कैसा, पॉलन ग्रेन कैसा होता है, पॉलन ग्रेन कुछ ऐसा दिखता है, जनरली स्फेरिकल, पॉलन ग्रेन कुछ स्फेरिकल दिखता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर in diameter. Cytoplasm is surrounded by a plasma membrane. Needless to say now कि जो साइटोप्लाज्म है that is surrounded by plasma membrane. हमें पता ही है कि सेल के साइटोप्लाज्म को कौन सराउंड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब आप इस पॉलन ग्रेन को देखिए। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। हमारा माइक्रोस्पोर्स बन गए थे, माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी थी माइक्रोस्पोर मदर सेल से। ये जो माइक्रोस्पोर बना था हमारा, इट विल अंडरगो माइटोसिस। ये ना एनसीईआरटी बुक में नहीं है, पर ये इसका जो मेथड है ये हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है एंड माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। ये बेसिक डिफरेंस हमने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है तो ये क्या होगा, इस तरह से दो सेल्स, बट दे आर स्टिल सराउंडेड बाय सम मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर से माइटोसिस हुआ, क्या हुआ, 4 बन गए, इक्वेशनल डिवीजन है। हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्राड है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है आपका, ये इस तरह से टेट्राड है। तो इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है आपका, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसका एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मैंने कहा ये पोटेंशियल पोलन है। पोटेंशियल पोलन का मतलब क्या हुआ, इट विल डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। तो ये किस तरह से अब डेवलपमेंट होती है पोलन ग्रेन की, ये देखेंगे जरा। अच्छा, ये आपका इसके साथ क्लियर हो गया, इसके साथ इधर आते हैं, यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब क्या हुआ जी, ये 2 सेल्स थे ना, ये एक नीचे सेल आ गया, इसको सराउंडेड हो गया बाय द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका दूसरा आ गया। इसको ये जो बड़े वाला है आपका, इसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और ये दूसरे वाला है, इसको क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो अगर आप पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें, ये आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ नहीं है। तो अगर हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता लगेगा कि पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं। अभी नहीं, यस दिस वाज द स्ट्रक्चर। तो देखो जी, पॉलन ग्रेन हैज ए 2 लेयर्ड वॉल स्ट्रक्चर। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, 2 लेयर्ड वॉल, 2 लेयर्ड वॉल स्ट्रक्चर है। कौन सी 2 लेयर्ड वॉल्स हैं, मतलब जो वॉल है पॉलन ग्रेन की, दैट इज 2 लेयर्ड। तो जो आउटर लेयर है, हार्ड आउटर लेयर इज द एक्साइन। ये देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का, कुछ इस तरह से। तो जो हार्ड आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर है वो हार्ड है, हार्ड आउटर लेयर है, और इसे हम क्या कहते हैं, एक्साइन।
हार्ड आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। तो जो ये जो हार्ड आउटर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ द एक्साइन लेयर। तो दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, स्पोरोपोलिन क्या है? हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये किसका इससे क्या बनता है? इससे बनती है आपकी एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। नाउ इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कलाई। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी क्या यूनिक फीचर है एक्साइन का? पहले तो ये स्पोरोपोलिन की से बनी हुई है। सेकंड इज इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकती है। इट आल्सो कैन विदस्टैंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलाई, राइट। आगे चलते हैं जी। एंजाइम्स कैन नॉट डिग्रेड स्पोरोपोलिन। कहते हैं स्पोरोपोलिन की डिग्रेडेशन नहीं हो सकती बाय द एंजाइम्स। जनरली अभी तो हमने इतना डिस्कस किया नहीं, तो जब सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल में स्पेशली पढ़ा जाता है तो एंजाइम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल। तो यहाँ पे इन जिस हमारी एक्साइन है दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन एंड एंजाइम्स कैन नॉट डिग्रेड इट। एंजाइम्स इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। एक्साइन में कुछ अपर्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं जर्म पोर्स, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम एक्साइन है, हम कॉन्टिन्यूस नहीं है, एक्साइन इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस लेयर, नो, इट इज रप्चर्ड बाय, ये किसके साथ रप्चर्ड है? इट इज, यहाँ इसमें कुछ अपर्चर्स हैं। कैसे? दे आर अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स। वो जर्म पोर्स कहाँ पर प्रेजेंट है? जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। चलें जी आगे। पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व। अब यहाँ तक आपको समझ लग गया एक्साइन एंड टाइम। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आल्सो इसकी इंपॉर्टेंस भी है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फॉसिल्स, दे आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। How they are preserved as fossils? Just because of the presence of sporopolin. Now exine, hard outer layer, this hard outer layer, it exhibit patterns and designs. इसके बहुत सारे पैटर्न्स और डिजाइंस होते हैं। अब ये सारे पैटर्न्स और डिजाइंस आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिखाए गए हैं। The inner wall, we were discussing about the outer wall of pollen grain. Now let us come to the inner wall of pollen grain. It is thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्साइन लेयर की कंपोजिशन क्या है, एंटाइन लेयर की कंपोजिशन क्या है। The question will be asked. A matured pollen grain contains two, जो mature pollen grain, एक्साइन एंटाइन क्लियर होगी। pollen grain matured जो होता है उसमें दो, दैट कंटेन्स टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज कौन सी? दिस फर्स्ट इज नोन एज वेजिटेटिव सेल एंड दिस वन इज नोन एज जनरेटिव सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पूछा जाता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स है, टू सेल्ड स्टेज क्या है पोलन ग्रेन्स की? जो मेच्योर पोलन ग्रेन है आपका उसमें एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है, इसे कहते हैं टू सेल स्टेज। तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स जो है ना दे आर शेड एट दिस टू सेल्ड स्टेज। मेच्योर्ड पोलन ग्रेन में ये दो सेल्स हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव सेल कैसा होता है? सी द डायग्राम। वेजिटेटिव सेल इज बिगर, बड़ा होता है, अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है और लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल कैसा होता है? स्मॉल होता है एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। सो आई वाज डिस्कसिंग विद यू द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर्ड पोलन ग्रेन्स। तो मैंने आपको इसमें हमने डिस्कस किया कि जो पोलन ग्रेन है उसके क्या है, एक क्या है आपका वेजिटेटिव सेल है और एक आपका क्या है जनरेटिव सेल है, एंड इट इज सराउंडेड बाय, दिस इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो वेजिटेटिव सेल है ये मैंने कहा कि इट हैज अबंडेंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। सो ओवर 60%, तो ये टू सेल्ड स्टेज होगी, टू सेल्ड स्टेज,
two-celled stage. So in over 60% of the angiosperms, pollen grains are shed at the two-celled stage. ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार. Pollen grains are shed at the two-celled stage. In others, the generative cell, मतलब जो बाकी 40% रह गए, जो उनमें generative cell जो है, that divides mitotically to give rise to two male gametes. तो ये जो बाकी जो 40% केस है, उसमें क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है, माइटोटिकली डिवाइड होता है और क्या बनाता है, टू मेल गैमीट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड. पोलन ग्रेन्स की शेडिंग से पहले जो जनरेटिव सेल है दैट डिवाइड माइटोटिकली टू गिव टू मेल गैमीट्स. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए बात, तभी आगे का समझ आएगा. द शेड पोलन ग्रेन्स, अब पोलन ग्रेन्स की शेडिंग हो गई. हम यहाँ तक पढ़ रहे, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से स्टार्ट किया था हमने अपना लेक्चर, तो अब हम कहाँ पर आ गए, पोलन ग्रेन्स की शेड. टू सेल स्टेज पढ़ ली हमने, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल वाली. और अब हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट स्टेज कौन सी पढ़ी, जिसमें जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड होके टू मेल गैमीट्स बनाता है. तो अब हम कहते हैं शेड पोलन ग्रेन्स, दे हैव टू लैंड ऑन द. तो क्या हुआ है, अब पोलन ग्रेन्स की शेडिंग हो गई है इस सेल स्टेज पे. टू सेल स्टेज पे भी होती है, 60% एंजियोस्पर्म्स में ऐसा ही होता है. तो अब जो शेडिंग वाले पोलन, जो शेड पोलन ग्रेन्स हैं, अब उन्हें क्या करना है, डेफिनेटली दे हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल. अब वो जाके क्या करेंगे, पिस्टिल का जो स्टिग्मा है, जो रिसेप्टिव पार्ट है पिस्टिल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो, उसका जो स्टिग्मा है उसके ऊपर जाके लैंड करेंगे बिफोर दे लूज देयर वायबिलिटी. कहते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स है उनको लैंड करना है स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे लैंड करना है बिफोर दे लूज वायबिलिटी. वायबिलिटी पीरियड कितना होता है पोलन ग्रेन्स का, इट आल्सो वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. राइट, वायबिलिटी, ये कुछ फिगर्स दे रखी है एनसीईआरटी में, ये पता होनी चाहिए कि जो वायबिलिटी है पोलन ग्रेन्स की, या कोई एंड ऑफ सम सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट एटसेट्रा इज 30 मिनट्स. 30 मिनट्स वायबिलिटी का पीरियड है किसका, सीरियल्स का, राइस व्हीट का. और कुछ मेंबर्स जो है लेग्यूमिनोसी के, जैसे रोजेशी एंड सोलेनेसी, उनका वायबल पीरियड कितना है, 4 मंथ्स. ये कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, एनसीईआरटी में दे रखी हैं, नीट में पूछी जा सकती हैं. तो लास्ट टॉपिक इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स. अब क्वेश्चन ये राइज होता, हमने इतना कुछ पढ़ लिया, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पढ़ी, हमने मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट पढ़ी कि कैसे डेवलप होता है, हाउ पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, हमने ये पढ़ा. फिर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा पोलन ग्रेन्स का. फिर हमने ये पढ़ा कि जो पोलन ग्रेन्स है उनकी शेडिंग किस पे होती है, स्टिग्मा पे जाके वो स्टिग्मा से रिसीव करता है. अब क्वेश्चन ये है कि इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है ये पोलन ग्रेन्स. दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स से रिच होते हैं. पोलन टेबलेट्स मिलती हैं विच आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स. फूड सप्लीमेंट्स हमने सुन रखा है, फूड सप्लीमेंट्स टेबलेट्स की फॉर्म में पोलन टेबलेट्स मिलती हैं. पहली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. सेकंड, पोलन टेबलेट्स एंड सिरप्स, जो पोलन टेबलेट्स और सिरप्स हैं, दे इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेज. एथलीट्स और रेस हॉर्स, जो रेस हॉर्सेज हैं, इनको पोलन टेबलेट्स की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस. अब पोलन ग्रेन्स को आप स्टोर करके रख सकते हो फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन. क्वेश्चन नहीं आता है कि किस में स्टोर किया जाए, हमने पढ़ रखा है 11th में भी कि लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोरेज होती है. तो पोलन ग्रेन्स जो है दे कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन. कितने टेम्परेचर पे, ये थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ, ये है 196 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 नहीं है. सो पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जैसे पार्थेनियम के या कैरेट ग्रास के, दे आर एलर्जिक फॉर सम पीपल. पोलन ग्रेन्स जो होते हैं कुछ प्लांट्स के, वो एलर्जिक, दे आल्सो कॉजेज एलर्जी. आपने सुना होगा
कि अस्थमा की प्रॉब्लम जो जिनको भी होती है वो दैट इज ड्यू टू पॉलन एलर्जी। तो वो कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके पॉलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं? पार्थेनियम और कैरेट ग्रास के। इट लीड्स टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। दे आर यूज्ड एज पॉलन बैंक्स। पॉलन बैंक्स यूज होते हैं सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें सीड बैंक्स का यूज होता है, तो ये किस में यूज होते हैं? एज पॉलन बैंक्स। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द development and structure of microsporogenesis and the development of male gametophyte. Also we have discussed the structure of pollen grains, the economic importance of pollen grains. तो ये तो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू है, एनसीईआरटी समझाने की मैंने कोशिश की है, बट इन डिटेल वी विल डू इन लाइव क्लासेस। थैंक यू।